हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर आज क्लास 10th सोशल साइंस के बिहार बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू के करीब 80 क्वेश्चंस जो बीएसईबी के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। और जैसा कि पता है फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सब्जेक्ट का कोड आपका होगा 211। इसमें कुछ एग्ज़ाम से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। 80 मार्क्स के आपके पूरे क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। 80 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, जिनमें से 40 क्वेश्चन ही आपको करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर भरना होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे 15 मिनट का अलग टाइम दिया गया है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। हम इस पेज को छोड़ देते हैं। यहाँ भी कुछ निर्देश हैं कि कौन कौन से खंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो खंड होगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का, वो 40 नंबर का होगा। उसमें 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और जो ओएमआर शीट है उस पर आपको वाइटनर का यूज नहीं करना है, ना ही ब्लेड चलाने हैं या नाखून का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई गलत क्वेश्चन भरा गया है तो उसे वही छोड़ दें, वरना हो सकता है कि या पेपर ये कैंसिल हो जाए। इसलिए अगर कोई गलत हो जाए तो उसे आप छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। इसी तरह से कुछ और भी निर्देश हैं कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ होंगे। ये पेज नंबर 2 है। यहाँ भी उसी तरह के निर्देश दिए हुए हैं कि कौन कौन से हम जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब हम इन निर्देशों के पर आपसे चर्चा करेंगे। चूँकि हम इस सेशन में सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर उनको छोड़ दे रहे हैं। इसमें दिया है साफ साफ की प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के 4 विकल्प वाले आंसर हैं। सबके लिए 1 अंक निर्धारित है और ओएमआर शीट में आपको 40 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। हालांकि 80 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सुनील आनंद सर और आपको आनंद सर एसएसटी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम कोलून कहते थे। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कोलून। फ्रांसीसी ए, बी और डी गलत आंसर हैं। इसके सही जो आंसर है वो है सी। आप ध्यान रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलून कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ये तो बहुत क्लास 5 से लेकर के कई क्लासों में आप पढ़े होंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। और यह एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता था। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अभी हमने जालियांवाला बाग नरसंहार की चर्चा की थी, तो इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग कांड के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका थी। आपको पता है बिस्मार्क ने ही लोहे और रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो सही जवाब इसके हैं बी, यानी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इसके जवाब को बच्चे दे सकते हैं।
तो जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका सही जवाब सी है। स्वामी का सही जवाब है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग कराची के अधिवेशन में 1900 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। और इसके बाद आपको पता है 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल मुंबई में खोला गया था। 7 जुलाई 1853 ईस्वी में नाना भाई दावर के द्वारा मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल खोला गया था। तो इसका सही जवाब बी होगा, आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इसके उदाहरण बी, इसके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जी हाँ, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर एमेनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसका सही ऑप्शन है सी, काउंट काबूर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, नई आर्थिक नीति NEP लागू कब की गई? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। लेकिन यहाँ भारत के नई आर्थिक नीति की चर्चा नहीं है, ये सोवियत संघ के नई आर्थिक नीति की चर्चा इसमें की गई है। तो सोवियत रूस में जो उस समय के रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय संवैधानिक आयोग, इसका एक अन्य नाम साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन को ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन बी है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि 80 क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन इस एक वीडियो में हम सोल्व कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बहुत ही आसान इसका जवाब है यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? सर, गुटेनबर्ग जो था उसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने का श्रेय गुटेनबर्ग को जाता है और उसने सबसे पहले बाइबल नामक किताब की छपाई की थी अपनी प्रिंटिंग प्रेस पर, जिसका इन्वेंशन उसने खुद किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। अशोक अब से करीब 2500 साल पहले हमारे भारत में पैदा हुए थे। सबसे महान राजा के रूप में उनकी गिनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? आपको पता है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था।
तो इसका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 1905 ईस्वी में विभाजन ही हुआ था और विभाजन वापस लेने की बात की जा रही है। तो विभाजन, जो बंगाल का विभाजन था, वो 1911 ईस्वी में वापस लिया गया था, क्योंकि इसका व्यापक विरोध हुआ था। पूरे देश में बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। तो इसके सही जवाब हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने कब दासत्व समाप्त किया? आपको पता है कि मध्यकाल में पूरे विश्व में खास करके जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ दास प्रथा थी और यह एक अमानवीय प्रथा थी। तो इसको सबसे लास्ट में रूस में समाप्त किया गया था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? पहला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्वेंशन। दूसरा है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्वेंशन, क्योटो सम्मेलन और वुड्स ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसके सही जवाब है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सेकेंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह वियतनाम के राष्ट्र पुरुष कहे जाते हैं। वियतनाम और अमेरिका में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नेतृत्व वो कर रहे थे और इनकी सरकार उत्तरी वियतनाम क्षेत्र में थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वार एंड पीस किसने लिखी? इसका सही जवाब है टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस नामक एक कालजयी रचना की। ये रूस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ कई देशों में बट गया और इसका विघटन हो गया। तो ये विघटन 1991 में हुआ था, ठीक जब मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसी समय में सोवियत संघ का विघटन हुआ। 23 है आपके लिए, पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? तो इसके सही जवाब है अजीम उस शान। ये औरंगजेब का बेटा था जो पटना का गवर्नर भी था, तो उसी ने पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके सही ऑप्शन आपके लिए हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो बहुत सीधी सी बात है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना जो रूस में चल रहा था कि हर 5 साल के लिए एक योजना बना ली जाती थी कि हमारे देश के किस क्षेत्र पर ध्यान देना है। तो उस तरह से भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था और यह गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व तो होता है किस तरह की अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में ए, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सी साम्यवादी अवस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी व्यक्ति होते हैं उनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। जितनी भी कंपनियां होती है वह किसी न किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है व्यक्ति का। अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली का उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का अंग है। गैस और बिजली सेकेंडरी सेक्टर का अंग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल की मुद्रा क्या है? तो बंगाल की मुद्रा टका है। भारत में कई जगह रुपया को टका कहा जाता है। खास करके जो बंगाल के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ लोग को भारत के मुद्रा को भी टका कहते हैं। तो सही ऑप्शन इसके बी है।
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध बांग्लादेश से है। आपको पता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली पर बहुत बड़ा किताब लिखा है, शोध लिखा है, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को अल्पकालीन लोन देती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो जवाहर रोजगार योजना 1989। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? जी हाँ, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो योजना है उसके तहत मजदूर को 100 दिन के रोजगार देने की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो हमारे देश में कुल 35 राज्य आयोग हैं। हालांकि राज्य इतने नहीं हैं, लेकिन जो संघ शासित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी राज्य आयोग हैं और कुल मिलाकर के 35 राज्य आयोग हैं। तो इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन सही है, यानी 35। क्वेश्चन नंबर 34 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? जी हाँ, कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज कॉल्ड। तो उपभोग, व्यय और बचत का योग आय कहलाता है। इसके बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो जो आर्थिक क्रिया का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसमें उत्पादन, व्यय और आय ये तीनों शामिल होते हैं और इसी तरह से जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो चलती हैं। किसी चीज़ का उत्पादन होता है, उस पर पैसे खर्च होते हैं और उत्पादन करने में ये पैसे खर्च होते हैं तो उसके बाद उसमें आमदनी होती है। इस तरह से एक सर्कल चलता है जिसको हम आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो इसके सही ऑप्शन है डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी सही है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया था। शायद दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? इसके जवाब हैं अनिवार्य सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? वित्त ये तो आर्थिक संरचना है, ऊर्जा भी आर्थिक संरचना है, संचार भी आर्थिक संरचना है, लेकिन स्वास्थ्य को आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। स्वास्थ्य आर्थिक गैर आर्थिक आधारित संरचना होती है। तो इसके ऑप्शन सी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में कानून बनाए गए थे 74वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, बी नगरीय शासन व्यवस्था से, सी राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से और डी राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो इसके बी ऑप्शन सही हैं, नगरीय शासन व्यवस्था से संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। तो इसके डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे संबंधित है? ए मेधा पाटेकर से, बी लाला लाजपत राय, सी सुंदरलाल बहुगुणा से, डी अमृता देवी से। जी हाँ, तो इसके सही ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। आपको पता है कि जो उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई की जा रही थी तो उससे बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे
और इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। अब के उत्तराखंड जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? जी हाँ, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था। आपको पता है कि 2005 से पहले नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था। उसके सही जवाब है ए, यानी लोकतंत्र की स्थापना हेतु वहाँ 7 दलीय गठबंधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत आसान जवाब है, आप जानते होंगे, कांसीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके सही जवाब हैं सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, दल बदल कानून लागू होता है किन पर? ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर, और डी इनमें से सभी। जी नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी पार्टी के नेता नहीं होते हैं और वो सरकार के गठन में उनकी भूमिका, वो संसद के सदस्य ही नहीं होते, तो उन पर दल बदल कानून क्या लागू होगा? तो इसके सही जवाब है सांसद और विधायकों पर। दल बदल कानून सांसद और विधायकों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है कौन? तो लिखित संविधान। जी हाँ, संघीय प्रणाली में लिखित संविधान अनिवार्यता होता है। इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही जवाब है इकहरी शासन व्यवस्था। जी हाँ, जब संघ है तो वहाँ इकहरी शासन व्यवस्था कैसे हो सकती है? इसलिए इकहरी शासन व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं होती है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ जो 543 है, बी का ऑप्शन वो सही होगा। पूरे देश से 543 मेंबर चुने जाते हैं। हालांकि 2 मेंबर और होते हैं जो चुने नहीं जाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। चूंकि यहाँ चुने सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो चुने सदस्य की संख्या 543 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। आपको पता है 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के प्रयास से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुआ था। तो पूर्वी पाकिस्तान को 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिका के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो वही मेगास्थनीज ने इंडिका नामक प्रसिद्ध किताब की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? जी हाँ, अपना ही देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? जी हाँ, म्यांमार के नागरिक है। पहले इस देश को बर्मा कहा जाता था। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। 1900 ऑप्शन सी सही है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, यानी खराब परिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र से लगाव को नहीं कहते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र से लगाव का रखना कोई गलत बात नहीं होता। राष्ट्रहित तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रहित में क्षेत्रवाद शामिल हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय एकता के खिलाफ की बातें होती है क्षेत्रवाद। तो अलगाववाद, जी हाँ, क्षेत्रवाद का जो कुपरिणाम होता है उससे अलगाववाद की भावना जन्म लेती है। तो इसके सही जवाब है आपको डी, यानी अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 56 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे।
1987। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वनाच्छादित देश रूस है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है यानी सबसे कम होती है? तो जी हाँ, इसका ए ऑप्शन ही सही है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है उसमें सबसे कम ह्यूमस की मात्रा होती है। आप क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है। इनमें से कौन रोपण फसल है? तो जी हाँ, चाय, रबर और गन्ना, इनमें ये सभी रोपण फसल है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा रेल 1991 ईस्वी में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इसके ऑप्शन सही सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन ए सही है। पश्चिम बंगाल में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। तो आपको पता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों ही कार्बनिक खनिज हैं, जबकि अभ्रक जो है वो अकार्बनिक खनिज है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन जो दलदली क्षेत्रों में होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। जिसे सुंदरवन का डेल्टाई रीजन है, तो उसी सुंदरवन के डेल्टाई रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। 67 है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो सबसे घटिया किस्म के कोयला लिग्नाइट है। लिग्नाइट सबसे घटिया किस्म के कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके लिए, भारत में चाय की कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जी हाँ, भारत में चाय की कृषि की शुरुआत असम से हुई थी। इसके ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? आंसर है ए धात्विक, बी अधात्विक, सी परमाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो पायराइट जो है वो धात्विक खनिज है। ए ऑप्शन इसके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर का है। तारापुर में भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध अभ्रक यानी मीका से है। सबसे ज़्यादा अभ्रक कोडरमा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? आपको पता है ओपेक एक तेल बेचने वाले, तेल उत्पादक देशों का संगठन है। तो इसमें से एक देश कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें जूट का अग्रणी उत्पादक कौन है? आप बांग्लादेश, इसका सही ऑप्शन है सी। बांग्लादेश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? जी हाँ, तो आसवन बांध नील नदी से संबंधित है। नील नदी। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जी हाँ, आपको सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा हैं, जबकि आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद मानव निर्मित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? जी हाँ, तो 1934 को 1934 ईस्वी को बिहार विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ था। लाखों लोगों का जीवन इससे प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है? बाढ़ निचली भूमि में ही आएगा, तो बाढ़ के मैदान तो सुरक्षित हो ही नहीं सकता, डेल्टा हो ही नहीं सकता। तो उच्च भूमि जो होता है
वही बाढ़ के समय सबसे सुरक्षित स्थान होता है। यानी जब बाढ़ आए तो आपको सबसे ज़्यादा ऊंचे जगह पर चले जाना चाहिए और वहीं पर आप बाढ़ के पानी से बच सकते हैं, डूबने से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? भूस्खलन का अभिप्राय मलबों के खिसकने से भी होता है, चट्टानों के गिरने से भी होता है, और चट्टानें जब पहाड़ से खिसकती हैं तो वह भी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड कहलाता है। तो इसके सही ऑप्शन हैं इनमें से सभी, यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78 के, क्वेश्चन नंबर 78 के डी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो आकस्मिक यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, अचानक कहीं कोई भी आपदा आ जाती है तो उसमें सबसे पहले स्थानीय लोग भाग लेते हैं, उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है वह अपनी भूमिका निभाता है, और अगर आकस्मिक घटनाएं दुर्घटनाएं होती है तो फिर स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान करती है। तो ये सभी जो हैं वो आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। जो स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्थानीय लोग हैं या स्थानीय प्रशासन है, वो सब के सब इस आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आयताकार घर बनाए जाने चाहिए। तो ये कुछ थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चंस। कुल 80 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में हमने देखा है, और ये जो आप सुन रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं, आपको पता है। तो इसको आप दोबारा भी देखें, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।